स्टूडेंट्स, आज पॉलिटेक्निक 2015 के फिजिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन को देखिएगा, मैं भले ही क्वेश्चन छोटा होगा लेकिन उसके बारे में डिटेल में लेते हुए चलूँगा। ठीक है, कि यदि तो देखिए हर क्वेश्चन को डिटेल में चर्चा करेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक 1.5 है, वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक 1.5 है। देखिए जिसके सापेक्ष लिया जाता है वो पहले और जिसका वर्तनांक लिया जाएगा वो बाद में। इसको हम दो तरीके से बोलते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक या फिर कांच का वर्तनांक वायु के सापेक्ष। बात एक ही है। तो कांच के सापेक्ष वायु का, कांच के सापेक्ष वायु का वर्तनांक क्या होगा। देखिए फॉर्मूला एक है, यदि आपको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात हो तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का वर्तनांक निकालने के लिए, पहले के सापेक्ष दूसरे का मालूम है तो दूसरे के सापेक्ष यदि पहले माध्यम का वर्तनांक निकालना हो तो इसका उल्टा कर दें 1/1n2। तो 2n1 बराबर 1/1n2। इसी तरह से ANG 1.5, तो GNA बराबर 1/ANG 1/1.5। आंसर जो दे रखा है आपका वो भिन्न के रूप में दे रखा है, तो एक काम करते हैं, पॉइंट से 0 बढ़ा दिया और 5 2 10 और 5 3 15, 2/3। दूसरा क्वेश्चन 9.13 9.12 इंटू 10⁴ किलोग्राम में कितने सार्थक अंक हैं। क्या 10⁴ इसमें है, चलो लगा लो आप। वैसे भी पॉइंट हो या ना हो कोई फर्क, पॉइंट का और इस 10 की घात का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पॉइंट में यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, यहां लगाऊं या सबसे पहले लगाऊं, सही है। जितने भी अंक आपको दिखाई दें, केवल ये वाले 10 की घात वाले नहीं, किसी संख्या में जितने भी अंक होंगे जीरो को छोड़कर जितने भी अंक होंगे वो सभी सार्थक अंक होंगे। लेकिन यदि जीरो हो तो जीरो तभी सार्थक अंक होगा या तो वो दो अंकों के बीच में हो, दो अंकों के बीच में ये, तो इसमें 3 सार्थक अंक हैं। ऐसा हो तो ये वाला 0 सार्थक अंक है, ये वाला नहीं है। अंक से पहले का 0 कभी सार्थक अंक नहीं होगा। इसको भी आप 205 ही बोलेंगे। ठीक, पॉइंट लग जाए तब भी इसमें 3 सार्थक अंक हैं। कोई भी 0 तभी सार्थक अंक होगा जबकि उससे पहले कोई अंक हो। यदि यहां पर हम 4 लिख दें, कोई भी अंक लिख दो, अब ये वाला 0 भी सार्थक अंक है। अब इसमें 1 2 3 4 5 सार्थक अंक हैं। बात सही है। तो यदि कोई 0 कब सार्थक अंक होगा, जबकि वो 2 अंकों के बीच में हो। अथवा मान लीजिए अंक से पहले का तो 0 का भी सार्थक अंक होगा नहीं, लेकिन यदि 0 अंक के बाद है तो, अब जैसे 2 5 3 0, अब तो ये 2 अंकों के बीच में तो नहीं है लेकिन अंक के बाद है, अंक से पहले तो नहीं है, लेकिन अंक के बाद का 0 तभी सार्थक अंक होगा जबकि उस संख्या में पॉइंट हो। यदि आप इसमें पूछोगे इसमें कितने सार्थक अंक हैं तो 3 बोलूंगा। यदि आपने कह दिया इसमें कितने सार्थक अंक हैं तो 4 सार्थक अंक हैं, तो 4 सार्थक अंक हैं। इतना ध्यान रखना है सबको। यदि इसका मतलब क्या है कि जितने भी अंक होंगे 1 से 9 तक वो तो सार्थक अंक होते ही होते हैं। और 0 कब सार्थक अंक होगा, या तो वो 2 अंकों के बीच में हो अथवा उस संख्या, और यदि अंक के बाद है, 2 अंकों के बीच में अंक के बाद है, तो वह 0 तभी सार्थक अंक हुआ जबकि उसमें दशमलव बिंदु हो।
तो यदि हम आपसे पूछें इसमें कितने सार्थक हैं, कितने सार्थक हैं? 3, 1 2 3, ठीक है, तो आंसर इसका 3। नेक्स्ट तीसरा, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक कितना है? 1.5। ये किसी माध्यम का अपवर्तनांक है, सही है। मैं आपको बताता हूं कि यदि यह अपवर्तनांक किसी के सापेक्ष तो नहीं दे रखा, यदि किसी के सापेक्ष ना दे रखा हो तो हम वायु के सापेक्ष मानते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला, ये अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। हमने कहा वायु के पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में चाल, यानी जो आगे वाला माध्यम है उसमें चाल ऊपर, और बटे जो पीछे माध्यम है उसमें चाल नीचे। 1n2 बराबर v1 बटे v2। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये फॉर्मूला है। यहां पर अपवर्तनांक किसके सापेक्ष दे रखा है? वायु के सापेक्ष। जनरली वायु के सापेक्ष दिया होता है, तो हमने कहा वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, m मतलब मीडियम, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो क्या लिखूंगा इसको? वायु में प्रकाश की चाल जो होगी वो ऊपर va, और माध्यम में जो प्रकाश चाल होगी वो नीचे, सही है। और वायु में प्रकाश की चाल को हम एक विशेष अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। क्या है वो अक्षर? वायु में प्रकाश की चाल किससे? C से, सही कहा आपने, C। वायु में प्रकाश की चाल C, तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक बराबर C बटे Vm। भैया Vm बराबर, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल C बटे Nm। यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी हो तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है उसमें हम उसके माध्यम के अपवर्तनांक का भाग कर देंगे बस। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸। अपवर्तनांक कितना है? 1.5। 1.5 दूनी 3, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो यदि चाल दे रखी हो तो ये संबंध होता है कि जैसे हम करते क्या हैं, जल में प्रकाश की चाल निकालनी है तो वायु में जो प्रकाश चाल होती है उसमें जल के अपवर्तनांक का भाग दे दो आप, तो जल में चाल आ जाएगी। यदि कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, कांच में, तो जो वायु में प्रकाश की चाल होती है उसमें कांच के अपवर्तनांक का भाग कर दो। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल चाहिए, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है उसमें उस माध्यम के अपवर्तनांक से केवल भाग दे दो आप। आपने कहा 2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश चाल कितनी होगी? 2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश चाल, तो मुझे मालूम है कि वायु में प्रकाश चाल 3 × 10⁸, और आपने अपवर्तनांक दिया 2, तो 3 बटे 2, 3 बटे 2 कितना होगा? 1.5। क्या दूं आंसर? 1.5 × 10⁸। क्लियर है? अब देखिए, यह तो संबंध है आपका अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में। यदि हमने आपसे कह दिया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है, इतना है, वायु के सापेक्ष जल का, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, यानी कि 2 अलग अलग माध्यम के अपवर्तनांक किसी एक माध्यम के सापेक्ष दिए हुए हैं। अब हमने ये कहा आपसे जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जो पीछे वाला माध्यम है उसका अपवर्तनांक ऊपर, और जो आगे वाला माध्यम है जल, सही है, तो जल में अपवर्तनांक नीचे। आप ये कह सकते हैं कि 1n2 बराबर n2 बटे n1, n2 बटे, क्या कह रहे हो? हाँ, यही ध्यान रखना है आपको। अब बिल्कुल से लिखा है
ये चाल है, ये अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक दिया हो, इसीलिए तो मैंने अभी बता दिया आपको, कंफ्यूज ना हो जब ये क्वेश्चन नहीं है। देखिए 1n2 बराबर v1 बटे v2, यदि चाल दे रखी हो अलग अलग माध्यम में तो हम कहेंगे पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर पहले में चाल प्रकाश की बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। लेकिन अपवर्तनांक दिया हो तो 1n2 बराबर n2 बटे n1, सही है। अपवर्तनांक दिया हो तो पीछे वाले का अपवर्तनांक ऊपर, आगे वाले का अपवर्तनांक नीचे, और चाल दे रखी हो तो पहले माध्यम में चाल ऊपर और दूसरे माध्यम में चाल नीचे। क्लियर है? तो इसको एक साथ में याद कर ले बस। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टे समय, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, तो इसका ऑप्शन है त्वरण। पांचवा कह रहे हैं किस रंग में प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? 5 प्रकीर्णन आपने पढ़ा है कि जब किसी सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म पर डाला जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंग, मुख्य रंग कौन से होते हैं? जैसा आपने पढ़ा विवग्योर, तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन का अर्थ है फैलना, सही है। तो सबसे ज्यादा कौन सा फैलता है? बैगनी, ठीक है, और सबसे कम फैलता है लाल। तो जैसे जैसे इधर हम आएंगे प्रकीर्णन घटता है, यानी कि सबसे अधिक प्रकीर्णन, उससे कम सबसे कम। तो यहां पर आपके 4 कलर है, बैगनी, नीला, पीला, लाल। बैगनी वॉयलेट, नीला ब्लू, पीला येलो और लाल रेड। इन सब में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा? बैगनी का, सही है। ओके, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन। प्लस के 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी, क्षमता दे रखी है आपको प्लस के 4 डायोप्टर, कह रहे हैं इसकी फोकस दूरी। यदि क्षमता दी हो तो फोकस दूरी F बराबर 1/p मीटर में, तो फोकस दूरी कितनी होगी? 1/p। तो p का मान है 4, 1/4 पॉइंट, तो 0 आ गया, 4 दूनी 8, 0.25 मीटर। तो प्लस 4 डायोप्टर क्षमता वाली लेंस की फोकस दूरी होगी 0.25 मीटर। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। देखिएगा, यदि आप अवतल लेंस की देखें, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सदैव छोटा, सीधा और आभासी होता है। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब छोटा होगा उसका आवर्धन 1 से कम होता है, यदि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा तो आवर्धन 1 से बड़ा होगा, और यदि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है तो आवर्धन भी 1 के बराबर होता है। अब अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सदैव छोटा होगा, जब छोटा होगा तो आवर्धन हमेशा 1 से कम ही होगा। अब यदि आप उत्तल लेंस की बात करते तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इसीलिए उत्तल लेंस का आवर्धन 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन। बल का ऐसा ही मात्रक, देखिए बल F बराबर ma, m का मात्रक किलोग्राम और त्वरण A मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9वां, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। देखिए याद रखिएगा कि जड़त्व प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान के,
द्रव्यमान जितना अधिक होगा वस्तु का जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है। तो जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह वस्तु के आकार आकृति इस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसके ये कह रहे हैं किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है तो केवल किस पर? वस्तु के द्रव्यमान पर। 10वां क्वेश्चन, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, द्रव्यमान हो 1 किलोग्राम की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए, 1 न्यूटन, तो वह गति करेगी। आपने द्रव्यमान मालूम है, बल मालूम है, आपको ये अभी बताया था हमने, F बराबर m e, बल 1 न्यूटन, द्रव्यमान भी 1 किलोग्राम इंटू a, तो a कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वस्तु किससे गति करेगी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। तो आंसर होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। नेक्स्ट 11वां, जी का क्या अर्थ है? जी का अर्थ है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। इसमें ये कह रहे हैं पृथ्वी का आकर्षण बल नहीं, क्योंकि आकर्षण बल तो F होता है। पृथ्वी का यदि हम आकर्षण बल की बात करें तो पृथ्वी का आकर्षण बल होगा F बराबर mg। सही है। गुरुत्व बल बोलूं यही बात है, गुरुत्वाकर्षण बल तब भी वो बल की याद करें। स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का त्वरण, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से यदि किसी वस्तु को छोड़ा जाए तो वह 1 सेकंड में उसके वेग में जितने की वृद्धि होगी उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु पर लगने वाले त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट 12, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 हो, 81 है। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F हो तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ये देखिएगा, यदि हम आपसे कहें पृथ्वी इस मार्कर को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, बल लगा रही है, हम इसको पकड़ रखे हैं, यदि हमने इसको पकड़ा है तो जितना बल पृथ्वी इसको लगा रही है इसको साथ ही रखने के लिए इतना ही बल हमें ऊपर क्यों लगाना पड़ेगा। यदि हमने कह दिया कि पृथ्वी पर 2 न्यूटन का बल लगा रही है तो बताइए हम इस पर कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं? 2 ही लगा रहे हैं, तभी तो संतुलन में है। यदि मान लीजिए पृथ्वी ज़्यादा लगा रही होती, हम कम लगाते, तब तो पृथ्वी खींच लेती। बात सही है। तो यदि कोई वस्तु 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है, ठीक है, यदि दोनों वस्तु स्थिर हैं तो। अब पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और चंद्रमा पृथ्वी की ओर, दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो जितना बल पृथ्वी चंद्रमा पर लगा रही है उतना ही बल चंद्रमा पृथ्वी पर लगा रहा है। तो दोनों पर लगने वाले बल क्या होंगे? बराबर है। यहां पर द्रव्यमान से कोई अर्थ नहीं है, द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं है, या फिर पिंड के आकार का कह लें या पिंड की त्रिज्या कह लें, 2 पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सदैव बराबर होता है। यदि हम आपसे कहते हैं कि 1 किलोग्राम और 100 किलोग्राम के 2 पिंड हैं, 100 किलो का पिंड 1 किलोग्राम के पिंड पर 10 न्यूटन बल लगा रहा है, तो 1 न्यूटन का बल 100 किलोग्राम की वस्तु पर कितना बल लगाएगा? 1 किलोग्राम, बल बराबर होगा। इसी तरह से चंद्रमा का द्रव्यमान, क्वेश्चन कह रहे हैं चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। द्रव्यमान कितना भी हो, पृथ्वी चंद्रमा पर F बल लगा रहा है तो चंद्रमा भी पृथ्वी पर कितना बल लगाएगा? F ही लगाएगा। तो आंसर होगा इसका F। क्लियर। नेक्स्ट 13, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, ये कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। डेफिनेशन है ऊर्जा की कि किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट 14 को, यदि हम आपसे कहें किसी वस्तु का द्रव्यमान है m और वेग है v, किसी वस्तु का द्रव्यमान है m और वेग v, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी?
हाफ mv स्क्वायर। अब ये क्या करें आगे, किसी पिंड का द्रव्यमान दूना और वेग आधा कर दिया हमने, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अब यहां पर द्रव्यमान m की जगह 2m और वेग कर दिया आधा, तो पहले था वेग v और कितना कर दिया आधा, v/2 का होल स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर। अब यदि आप इसको खोलें, हाफ 2m और v स्क्वायर बटे 4, 2 से 2 कट गया, ये 2 बाहर आ गया, 1/2 इंटू हाफ एम बी स्क्वायर। और हाफ एम बी स्क्वायर क्या है, के। तो इसका अर्थ क्या है कि बाद में जो गतिज ऊर्जा है वो पहले वाली गतिज ऊर्जा की आधी हो गई, तो आंसर हुआ इसमें आधी। क्लियर। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन कि विद्युत सेल स्रोत है, विद्युत सेल से हमें क्या प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, विद्युत धारा, विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो विद्युत सेल विद्युत धारा का स्रोत है। फ्यूज तार का गलनांक होता है, फ्यूज वायर जो हम कटआउट में लगाते हैं, फ्यूज वायर की, फ्यूज वायर जो कटआउट में लगता है वो इसलिए लगाया जाता है कि यदि कहीं पर भी घरों में शॉर्ट सर्किट हो जाए, सही है, तो कहीं शॉर्ट सर्किट होते ही सबसे पहले वो फ्यूज वायर उड़ जाए। फ्यूज वायर जो तार लगाते हैं हम हल्का सा, वो उड़ गया, और यदि वो उड़ गया, वो यानी कि पूरे घर की लाइट में आग लग जाए लेकिन फ्यूज वायर जो तो रह जाए, उसका क्या फायदा है। वो फ्यूज वायर इसलिए लगाया जाता था कि शॉर्ट सर्किट जैसे हुआ तुरंत फ्यूज वायर कट कर जाएगा, यानी वो गल जाता था, तो उसका गलनांक कम होता था। आजकल फ्यूज वायर की जगह एमसीबी यूज की जाती है कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है, देखो आप तुरंत एमसीबी डाउन हो जाएगी, सही है, क्योंकि एमसीबी अलग अलग एम्पियर की आती हैं। इसी तरह फ्यूज वायर भी अलग अलग एम्पियर के आया करते थे। यदि हम आपसे कहते हैं कि किसी घर की वायरिंग में, घर की वायरिंग हमने करा दी, डायरेक्ट करा दी, डायरेक्ट वायरिंग करा दी, एमसीबी हमने कहीं नहीं लगाई, क्या उसमें घर में उपकरण चलेंगे नहीं चलेंगे, चलेंगे, आराम से चलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, यदि कभी शॉर्ट सर्किट हो गया गलती से, तो पूरी अंडरग्राउंड जो लाइन होगी उसमें आग भले ही लग जाएगी, यही तो होगा। इस संकट से बचने के लिए हम एमसीबी का यूज करते हैं, सही है। एमसीबी से पहले एमसीबी के स्थान पर चलते थे कटआउट, उस कटआउट में इस तरह जो मिट्टी, चीनी मिट्टी के कटआउट आते थे, बीच में एक वायर होता था, वो वायर फ्यूज, उसे कहते थे फ्यूज वायर। वो अलग अलग क्षमता के होते थे, मार्केट में अलग अलग क्षमता के फ्यूज वायर मिलते थे कि 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। यदि मैंने 5 एम्पियर का लगा दिया, मुझे मालूम है कि किसी इस कमरे में 5 एम्पियर करंट ज़्यादा फ्लो होगी, तो यदि हमने 5 एम्पियर लगा दिया, 5 एम्पियर से यदि कभी ज़्यादा करंट फ्लो हुई, अचानक कभी शॉर्ट सर्किट हुआ, तो वो फ्यूज वायर उड़ जाएगा। हमारे साथ सभी उपकरण जो कि त्यों बच जाएंगे, तो इसीलिए उसका गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट, परम शून्य ताप क्या होता है, परम शून्य ताप होता है 0 केल्विन। 17 क्वेश्चन, 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन में 0 केल्विन और सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस, ये कहलाते हैं परम शून्य ताप, सही है। नेक्स्ट, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट और 60 वाट अंकित है। 12 वोल्ट, V बराबर 12 वोल्ट, 60 वाट, P बराबर 60 वाट अंकित है, तो इसमें कितने एम्पीयर की धारा बहेगी। P बराबर VI, I बराबर P बटे V, 60 बटे 12, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की धारा बहेगी। नेक्स्ट, रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक है, रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस
या फिर सेल्सियस इनवर्स, एक ही बात है, 1/डिग्री सेल्सियस। आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता होती है, आदर्श कृष्णिका उसे कहते हैं जो अपने ऊपर अपतित होने वाले सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य को पूरी तरह से अवशोषित कर ले। ये कह रहे हैं आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता। देखिए अवशोषण क्षमता बराबर अवशोषण क्षमता बराबर अवशोषित ऊर्जा और बटे आपतित ऊर्जा। अवशोषण क्षमता बराबर अवशोषित ऊर्जा बटे आपतित ऊर्जा। अब यदि कोई आदर्श कृष्ण है तो उस पर जितनी ऊर्जा आपतित की जाएगी वह पूरी की पूरी अवशोषित कर ले। 10 जूल आपतित कर उस पर डाली गई, तो 10 जूल हमने आपतित की तो अवशोषित कितनी करेगा 10, तो 10/10 कितना हो गया 1। तो आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता कितनी होगी 1। सही है। बाकी सभी प्रश्न जो होते हैं उनकी उनकी अवशोषण क्षमता 1 से कम ही होगी। हो सकता है कि 10 जूल आपतित की, 8 जूल अवशोषित की। किसी वस्तु का रंग आपने देखा भी होगा कि किसी वस्तु का रंग जितना गाढ़ा होगा वह वस्तु ऊष्मा की उतनी ही अच्छी अवशोषक होती है, और जितना लाइट कलर में होगा वह उतनी ही कम उसकी अवशोषण क्षमता उतनी ही कम होगी। सही है। जैसे हम देखें सबसे कम अवशोषण क्षमता होती है वाइट की, इसीलिए गर्मियों के दिनों में लाइट कलर के या अधिकतर सफ़ेद कलर के कपड़े पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि धूप में निकले उसकी परावर्तन क्षमता ज़्यादा है, परावर्तित कर देगी, अवशोषण नहीं करेगी। और ठंड के दिनों में डार्क कलर के कपड़े पहने जाते हैं, आप ब्लैक कलर के पहन लो तो उसकी अवशोषण क्षमता ज़्यादा होती है, ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करेगी, शरीर को गर्म रखेगी। अब ऐसा नहीं कि गर्मी के दिनों में धूप में निकल लें और ब्लैक शर्ट और पहन लें, क्या होगा ज़्यादा गर्मी लगेगी। ठीक, अगला देखिए, ये हुए हमारे 20। लास्ट के जो 5 क्वेश्चन हैं ये लास्ट में दे रखे हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। जैसे इसमें यदि मैं कह दूं तो इसमें अब 21वां जो क्वेश्चन है, लास्ट के जो 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 46, 47, 48, 49, 50। तो चलिए मैं 46 डाल देता हूं यहां पर। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। सही है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। 47, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 है, इसकी फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और कह रहे हैं अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 है, अवतल की त्रिज्या माइनस में ली जाती है, तो माइनस के 15 बटे 2 माइनस के 7.5 सेंटीमीटर। अगला, एक एंगस्ट्रॉम का मान 48, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस का 10 मीटर। नेक्स्ट, किसी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? अभी बताया कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। और लास्ट क्वेश्चन, भार का मात्रक। भार, देखिए भार का मात्रक या तो किलोग्राम भार होगा अथवा न्यूटन होगा। किलोग्राम भार अथवा न्यूटन। अब देखिए इसमें देखा है भार का मात्रक किलोग्राम नहीं, ये द्रव्यमान का मात्रक है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। दूसरा ऑप्शन न्यूटन, न्यूटन भार का मात्रक हो सकता है। तीसरा जूल, जूल भार का मात्रक नहीं है, जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। और कुंटल, कुंटल भी द्रव्यमान का मात्रक है। तो भार का मात्रक क्या है? न्यूटन। तो ये हो गया 2015 का केवल फिजिक्स का पेपर। अब देखिए इन पेपरों को आप बहुत अच्छी तरह कर लो,
क्योंकि अभी तक जितने पेपर कराए हैं, जैसे जैसे पेपर आप सॉल्व करोगे वैसे वैसे अगले पेपर को सॉल्व करने में उतना ही कम समय लगेगा। सही है, तो यहां तक आप बहुत अच्छी तरह कर लो।